बच्चों, आज 12th का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत बल, ये पहला चैप्टर है। वैद्युत आवेश क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में सबसे पहले 600 ईसा पूर्व एक दार्शनिक थेल्स हुए, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वह हल्की वस्तुएं जैसे कागज है, घास के तिनके हैं इत्यादि, जो हल्के वस्तुएं होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यह बताया थेल्स ने, लेकिन ये किस कारण होता है इसकी कोई जानकारी वो नहीं दे पाए। लगभग उससे 1800 साल यानी 1800 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए गिलबर्ट, उन्होंने विभिन्न पदार्थों को इस प्रकार से रगड़ा, जैसे कांच को उन्होंने सिल्क से रगड़ना शुरू किया। तो देखा क्या कि कांच को सिल्क से रगड़ने पर क्या देखते हैं कि वह कांच हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। क्या गुण ये सभी पदार्थों में पाया जाता है? उनकी उत्सुकता जागी, तो उन्होंने अंबर नामक एक पदार्थ को कैट फर से, बिल्ली की खाल से रगड़ कर देखा, तो देखा कि वही गुण फिर से उत्पन्न हो गया। तो फिर वहां पर यह कहा गया कि ये जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो इनमें एक खास गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती हैं। इस गुण को कहा गया वैद्युत गुण। वहां पर इस गुण को क्या कहा गया? वैद्युत गुण। बाद में देखा यह गया कि जब हम दो कांच की छड़ों को सिल्क से रगड़ करके पास पास लाते हैं तो वे एक दूसरे को दूर भेजती हैं, लेकिन अगर वहीं पर आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ करके लाते हैं तो कांच की छड़ रगड़ी हुई और आबनूस की छड़ रगड़ी हुई, इनको पास पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न यही कि अगर आवेश होता क्या है, आवेश क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश क्या है, सबसे पहले तो हम आवेश की बात करें। आवेश, आवेश किसे कहते हैं? तो आप उत्तर दोगे आवेश के बारे में कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करता है। या तो वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या वस्तु को प्रतिकर्षित करता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करता है या अन्य वस्तुएं वैद्युत बल का अनुभव करती हैं, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। यह वैद्युत आवेश एक गुण है वस्तु का। तो यह वैद्युत आवेश कैसे आता है? तो ये वैद्युत आवेश किसी वस्तु पर, अगर हम किसी वस्तु की बात करें तो अगर हम यहाँ पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमारा ये कहता है कि कोई भी वस्तु होगी वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। उन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये कोई वस्तु है छोटे कण से मिलकर बनी, ये परमाणु है। परमाणु का समस्त धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक कैसा होता है? नाभिक हमारा धनावेशित, ये नाभिक है। नाभिक कैसा होगा? धनावेशित होगा। नाभिक के भीतर क्या पाए जाते हैं? नाभिक के भीतर पाया जाता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, जेम्स चैडविक ने बताया। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने बताया कि ये धनावेशित कण है। अब प्रोटॉन धनावेशित होने के कारण नाभिक कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। जबकि उतने ही जितना कि नाभिक धनावेशित है उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के समस्त ऋणावेश से पूर्णतया उदासीन हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अर्थात परमाणु विद्युता कैसा होता है? उदासीन होता है। तो जब कोई वस्तु उदासीन है तो कैसे आवेश को प्रदर्शित करेगी? किसी उदासीन वस्तु के पास अगर हम कोई वस्तु ले जाएंगे तो कोई उस पर बल आरोपित नहीं होगा।
लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए कि दो वस्तुओं को रगड़ा गया, जैसे हमने क्या किया, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा, तो हम जब रगड़ते हैं तो उनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होगा। क्योंकि आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, जब रगड़ा जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाएंगे। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर इस वस्तु में चला गया, पहले क्या था, जितना प्लस आवेश था उतना ही माइनस आवेश था, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, निरस्त कर रहे थे। वस्तु कैसी थी, उदासीन थी। जैसे ही वस्तुओं को रगड़ा गया तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले गए, तो इसमें क्या हुआ, धनावेश तो जडी ही है, प्लस जडी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, पहले माइनस जडी थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना था, टोटल इलेक्ट्रॉनों का आवेश माइनस जेडी, और नाभिक का कुल आवेश प्लस जेडी। अब लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे, तो इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, इस परमाणु का ऋणावेश क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो जब ऋणावेश बढ़ने लगेगा तो वो पूर्णतया धनावेश को निरस्त नहीं कर पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी यानी ऋणावेश बढ़ा। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो उस पर उतना ही ऋणावेश लगना शुरू हो जाएगा, अर्थात वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ये तुमसे प्रश्न में कहा जाए कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो अधिकता का मतलब क्या होगा, उस पर उतना ही ऋणावेश है। अब इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागे हैं तो इसमें धनावेश बढ़ने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आवेश कम होने लगा। तो जब ऋणावेश कम होने लगेगा तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो यहाँ पर बात आती है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में जाएंगे उस पर ऋणावेश बढ़ने लगेगा, और जिस वस्तु से जाएंगे उस पर धनावेश बढ़ने लगेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो ये वस्तु का मौलिक गुण है। आवेश क्या है, वस्तु का मौलिक गुण है, जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो थेल्स ने बताया था कि घर्षण के कारण एक गुण उत्पन्न होता है। बाद में गिलबर्ट, फ्रैंकलिन आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि यह आवेशों के स्थानांतरण, मूल आवेश के स्थानांतरण के कारण ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों ने एक प्रयोग किया होगा घर पे, जब आप अपने सूखे बालों को कंघी करते हैं तो देखते हैं कि घर्षण के कारण कंघी भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो अगर नहीं किया तो करके देखिए, है कि नहीं। तो ये हो गया आवेश। तो आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तु को अपनी ओर या अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, घर्षण के द्वारा। बाद में अन्य प्रयोग हुए। तो पहला हमने आपको बताया कि आवेशित वस्तु कैसे होती है, तो आपने उत्तर दिया सर घर्षण के द्वारा वस्तु आवेशित हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं और भी कोई तकनीकी हो सकती है जिससे वस्तुएं आवेशित की जा सके, तो आपका उत्तर होगा सर हाँ, पहला घर्षण है तो दूसरा सर प्रेरण है, इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। अब प्रेरण द्वारा कैसे वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी, तो अगर हम किसी उदासीन वस्तु, यानी इस पर हमने कोई आवेश इस पर अभी नहीं है, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, ये उदासीन वस्तु है। अब हम इसके संपर्क में या इसके पास हम कोई धनावेशित वस्तु रख दें, ये धनावेशित वस्तु रख दिया, तो हम क्या देखते हैं कि इस वस्तु, धनावेशित वस्तु के समीप वाली वस्तु का पृष्ठ जो है वो उतना ही ऋणावेशित, जबकि बाह्य पृष्ठ उसका उतना ही धनावेशित हो जाएगा। इस वस्तु का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, प्रेरण के कारण इसमें आवेश उत्पन्न हो गया, तो ये प्रेरण की घटना हो जाएगी। आपसे पूछा जाए प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है, तो आप उत्तर दोगे, यदि कोई अनावेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु के समीप रखी हो तो प्रेरण के कारण वस्तु का वह पृष्ठ जो आवेशित वस्तु के समीप है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा उसके विपरीत पृष्ठ पर उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यहीं पर प्रश्न पूछ ले तुमसे कि इस वस्तु को पूर्णतया ऋणावेशित करना है तो आप क्या करोगे,
तो आप कहोगे कि सर्वप्रथम अनावेशित वस्तु को, जैसे इसको ऋणावेशित करना है तो अनावेशित वस्तु को किसी धनावेशित वस्तु के समीप रख देंगे। अब समीप रख दिया, इसको अचालक स्टैंड पे लगा दिया, इस गोले को, इस चालक गोले को अचालक स्टैंड पे लगा दिया, तो प्रेरण के कारण ये पृष्ठ ऋणावेशित हो गया, ये पृष्ठ धनावेशित हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पृष्ठ को जिस पर धनावेश है उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। ये पृथ्वी का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, पृथ्वी का। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये पूरा धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पे चला जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस वस्तु को तो हम रखे ही हुए हैं ना, ये प्लस, ये रखे हुए, ये गोला है, अब इसके केवल ये प्लस बचा, ओ सॉरी माइनस, ये यहाँ पे केवल माइनस बचा, ये माइनस बचा, पृथ्वी से हटा दिया। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। जैसे इसको हटाएंगे तो अगले चक्र में क्या होगा, ये ऋणावेश जो है इस पर पूरी तरीके से फैल जाएगा पृष्ठ पर, तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इस प्रकार बिना कोई आवेश दिए हुए हम प्रेरण के द्वारा वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तीसरी विधि होती है आपकी, तीसरी विधि है चालन, चालन विधि, कंडक्शन विधि। चालन विधि से हम वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, तो चालन द्वारा हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। क्या करें, कोई चालक है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, कोई आवेशित वस्तु को स्पर्श करा देते हैं। तो जैसे ही आवेशित वस्तु को स्पर्श किया तो इसका पूरा धनावेश जो है इसके पृष्ठ पर देखो ये चला जाएगा, ये चालन हो रहा है। जैसे बैटरी को हम लोग आवेशित करते हैं, बैटरी में क्या करते हैं, चिमटी के द्वारा चार्जर से जोड़ देते हैं, तो उसका संपूर्ण चार्जर से आवेश विद्युत होते हुए कहाँ चला जाएगा, बैटरी आवेशित होने लगेगी। तो ये विधि क्या कहलाएगी, चालन विधि। चालन विधि में हम क्या करते हैं, अनावेशित वस्तु को उस आवेशित वस्तु के संपर्क में रख देते हैं, जोड़ कर रखते हैं। प्रेरण में क्या करते हैं, वस्तु के पास रखते हैं, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास रखते हैं। और घर्षण में क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। ये वस्तुओं का आवेशन समझ में आ गया। वस्तुओं का आवेशन तीन प्रकार का होगा, घर्षण, प्रेरण और चालन। घर्षण यानी फ्रैक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मूल आवेश। मूल आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। तो मूल आवेश किसे कहेंगे, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को, किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश, मूल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ये मूल आवेश को हम लोग स्मॉल ई से लिखते हैं, यानी इस आवेश से कम आवेश की हम कल्पना नहीं कर सकते। किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसका आवेश इतना होता है, ये मूल आवेश है। किसी भी वस्तु पर इस आवेश से कम आवेश हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। यदि आवेश इससे कम है तो आप उत्तर में लिखोगे यह संभव नहीं है। जैसे हम कह दें कि किसी वस्तु पर आवेश का मान 3.2 × 10⁻20 कूलाम है, तो आपका उत्तर होगा चूंकि Q < स्मॉल e, यह संभव नहीं है, क्योंकि इस आवेश से कम आवेश हो ही नहीं सकता। और ये वाला आवेश कितना, इससे कम है कि नहीं। तो आपका उत्तर होगा कि यह आवेश संभव नहीं है। सीधे एक लाइन में लिखना है। कभी कभी प्रश्न में आपके IQ लेवल को भी चेक करते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि किसी चालक पर आवेश 3.2 × 10⁻19 कूलाम है, ठीक है। तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं ज्ञात करना, आपको लिखना है चूंकि Q < E, इससे कंपेयर कर लो, अतः यह संभव नहीं है।
क्लियर, मूल आवेश क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के गुण देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। आवेश के गुण, आवेश का पहला गुण है योज्यता का गुण। योज्यता का गुण, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। योज्यता का गुण क्या है? योज्यता का गुण कहता है यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए, आवेशित वस्तु को अन्य आवेश दिया जाए, तो वह आवेश उसमें जुड़ता चला जाता है। यानी जैसे अगर हम बात करें कि कोई चालक है, इस चालक पर +10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अब योज्यता का गुण क्या कहता है? इस चालक पर Q1 बराबर कितना आवेश है? 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इसे हम 25 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दें तो चालक पर आवेश कितना हो जाएगा? तो योज्यता के नियम से Q बराबर Q1 प्लस Q2 आवेश जुड़ जाएगा। यदि यहीं पे कहते हैं हम इसको -10 माइक्रोकूलाम आवेश दे दें तो यहां पर अगला कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा? Q डैश बराबर Q1 प्लस -Q2, क्योंकि ये माइनस में है तो यानी जिस चिन्ह के साथ है वही चिन्ह उसमें जुड़ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर योज्यता का गुण, पहला गुण कौन सा है? योज्यता का गुण। क्लियर एकदम? योज्यता का गुण क्या है? किसी आवेशित वस्तु को यदि और अधिक आवेश दिया जाए तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर जुड़ता चला जाएगा। यही योज्यता का गुण है। क्लियर? नंबर 2, दूसरा गुण देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये यानी किसी चालक का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या रहता है? नियत बना रहता है। ये कैसे आया? देखो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। किसी निकाय का संपूर्ण आवेश सदैव नियत रहता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। यदि दो वस्तुएं हैं, अभी दोनों वस्तुएं उदासीन हैं। उदासीन का मतलब क्या है? उस पर नेट आवेश 0 है। अब उन दो वस्तुओं को हमने रगड़ना शुरू किया तो हमने देखा क्या, रगड़ने के बाद उनके पास एक गुण आ गया जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है अगर ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु और दूसरी वस्तु, अब इसमें अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ चले गए तो इसमें n इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी, और इनमें n इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता। तो n इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो n इलेक्ट्रॉनों की कमी तो यहाँ पर आ जाएगा Q बराबर ये +n का हो जाएगा आवेश, और यहाँ पर Q बराबर किसके आ जाएगा? -n का आ जाएगा आवेश। पहले कुल आवेश कितना था? रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना था? 0 था, चूंकि उदासीन थे। रगड़ने के बाद कितना आवेश हो गया? रगड़ने के बाद Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो Q1 बराबर -n, Q2 बराबर +n, यहाँ या माइनस, चलो ठीक, तो यहाँ काट दिया हमने, तो कितना आवेश आ गया? 0। यानी एक जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो एक वस्तु में जितने आवेश की कमी होगी दूसरे में उतना ही आवेश अधिक हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, स्थानांतरित होकर के आवेश यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, लेकिन नेट निकाय का आवेश कितना आ गया? 0 आ गया। ये दूसरा गुण था, आवेश संरक्षण का दूसरा गुण है। तीसरा है आपका गुण है आपका आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? क्वांटम समझते हो? क्वांटम यानी ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, जिसको फोटॉन कहते हो, वहीं से इसको लिया गया है कि जैसे क्वांटम
संचरित होते हैं वैसे ही आवेश भी संचरित होता है। तो यहां पर बताया गया क्वांटीकरण के सिद्धांत में कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में, मूल आवेश यानी स्मॉल ई, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होगा। यानी यदि n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो तो किसी वस्तु में आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस NE होगी। Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेशों का विनिमय मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो उन वस्तुओं में आवेश की मात्रा क्रमशः Q बराबर प्लस माइनस NE होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिससे जा रहे हैं उसके पास प्लस Q आवेश और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता माने ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश। तो तीनों गुण समझ में आ गए। आवेश के 3 गुण होते हैं, योज्यता का गुण, आवेश संरक्षण का गुण और आवेश के क्वांटीकरण का गुण। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर कैसा आवेश लगा था, धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर कैसा आवेश लगा था, ऋणावेश। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। आवेश 2 प्रकार के होंगे। यदि हम आपसे प्रश्न कर दें कि किसी चालक पर 20 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक की प्रकृति बताइए, तो आप उत्तर दोगे चूंकि अधिकता है इसलिए यह ऋणावेशित होगा। क्लियर हो गया एकदम। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्लियर। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये था वैद्युत आवेश के संदर्भ में। अब हम आगे बढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। वैज्ञानिक कूलाम ने जो है आवेशों, 2 बिंदु आवेशों को लेकर के विभिन्न प्रयोग किए और प्रेक्षण के आधार पर एक नियम दिया। वह नियम क्या है? तो ध्यान से सुने। यदि 2 बिंदु आवेश, कूलाम का नियम कहता है यदि 2 बिंदु आवेश, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, जिन पर क्रमशः प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी हमने ले ली है, R। अब यहां पर आवेश बदल भी सकते हैं, माइनस भी हो सकता है। तो कूलाम के अनुसार यदि 2 बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 परस्पर R दूरी पर रखे हों तो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि 2 बिंदु आवेश परस्पर R दूरी पर, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर R दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इन दोनों आवेशों को, दोनों समीकरणों को 1 और 2 को मिलाएं तो यहाँ F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या F बराबर, यहाँ पर हम लोग C ले लेते हैं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ C क्या है, जहाँ C समानुपातिक नियतांक है। C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रयोगों द्वारा C बराबर हमने देखा, प्रयोगों द्वारा C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
प्रयोगों द्वारा C का मान कितना निकला? 1/4πε0। इसलिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यह कूलाम का नियम है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो उन आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करेगा। अगर माध्यम निर्वात है तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक 1 होगा, लेकिन अगर माध्यम बदलते जाओगे, वायु की जगह पे हमने ले लिया जल ले लिया या तेल भर दिया, कुछ भी भर दिया, तो आप देखोगे कि उनके बीच का बल जो है वो घट जाएगा। यानी लगने वाला बल माध्यम पर, यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, आवेशों के बीच कोई माध्यम भरा हो, तब बल F डैश बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम यहां पर समीकरणों को भाग दे देते हैं तो F डैश बराबर यहाँ 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के ऊपर क्या लिख सकते हो? F लिख सकते हो। तो F बटे K। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? माध्यम का परावैद्युतांक बदलने पर इनके बीच लगने वाला बल घटने लगता है, ठीक है ना? F व्युत्क्रमानुपाती K। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है तुमको कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला नंबर 1 आपका है आवेशों के गुणनफल के पर निर्भर करेगा। अगर आवेशों का परिमाण बढ़ाते चले जाएंगे तो उनके बीच का बल भी क्या होने लगेगा? बढ़ेगा। दूसरा दूरी पर निर्भर करेगा। यदि उनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उनके बीच लगने वाला बल घटेगा, या दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। और तीसरा माध्यम के परावैद्युतांक माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करेगा। माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ेगा तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? घटेगा। कूलाम का नियम समझ में आ गया सभी को? अब यहां पर देखिए एक चीज आपने ली है 1/4πε0। ये चीज ε0 है क्या आखिर? तो ε0 को हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? इसका मान होता है ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये मान होता है इसका, ठीक? तो अब इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे। इसका मात्रक निकालने का प्रयास करते हैं। मात्रक विमा निकालेंगे। तो यहाँ मान तो हमें ये पता चल गया, प्रयोगों द्वारा इसका मान निकाला गया 8.85 × 10⁻12, ठीक? अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको पक्षांतित कर देंगे, ε0 बराबर Q1 Q2 बटे 4πF × R स्क्वायर। Q क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है? इसका मान क्या होता है? कूलाम होता है। तो यहाँ पर देखो दो बार आवेश है Q1 × Q2, तो क्या हो जाएगा? कूलाम की घात 2। 4π का कोई मात्रक नहीं होता चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, आंकिक मान का कोई मात्रक नहीं। F बल का मात्रक होता है न्यूटन, और गुणे R का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ε0 का मात्रक क्या बनेगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक? और इसका मान कितना होगा? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी विमा निकालने की बात आ गई। आइए इसकी विमा निकालते हैं। तो इसकी विमा निकालेंगे तो ε0 का मात्रक आपने निकाल ही लिया है। ε0 का मात्रक वो कितना निकला है आपका? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन × मीटर स्क्वायर, ठीक? कूलाम
कूलाम क्यू बराबर एक सूत्र हमने पढ़ा है 10th में, I इंटू टी। क्यू बराबर क्या पढ़ा? आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश का मात्रक धारा गुणे समय, तो धारा गुणे समय होता है। तो यहाँ पे धारा की विमा क्या होगी? एम्पियर, और समय की टी की घात 2 बटे न्यूटन। बल की विमा होती है mL/t-2, कक्षा 11 में पढ़ा गया है। मीटर दूरी का मात्रक, इसकी विमा होती है L²। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? अगर हम ऊपर करते हैं m-1 L-3 t की पावर 2 ऊपर हो जाएगी +2, और +2 मिलकर t की पावर 4 a की पावर 2। एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होगी? m-1 L-3 t पावर 4 a पावर 2। एप्सिलॉन 0 की विमा आ गई। ठीक है, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। क्लियर? अब एक चीज और आप यहाँ पे जानो, जैसे निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, तो एक संबंध भी देख लें। निर्वात की विद्युतशीलता व माध्यम की विद्युतशीलता में संबंध देखो। जब दो बिंदु आवेशों के बीच निर्वात हो, ये दो बिंदु आवेश हैं, इसका मान Q1 है, इसका मान Q2 है। ठीक है, यहां पर क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता में संबंध, ये r दूरी पर हैं। इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर वैद्युत बल, F बराबर कितना होगा? 4πε0 Q1 Q2 बटे r²। जब आवेशों के बीच कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक K हो, परावैद्युतांक K हो, तब बल, तो F बराबर 1/4πε0, यहाँ K आ जाएगा Q1 Q2 बटे r², या बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε। माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से लिखेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। तो इन दोनों समीकरणों में देखिए, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? K टाइम्स निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो माध्यम की विद्युतशीलता बराबर K टाइम्स, इन दोनों समीकरणों में देख लीजिए, एप्सिलॉन 0 K की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ये हो जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर किसके हो जाएगा? K गुणे निर्वात की विद्युतशीलता। कभी भी अगर जैसे आपको माध्यम की विद्युतशीलता निकालवा रहा हो और परावैद्युतांक दिया हो, तो निर्वात में विद्युतशीलता में केवल परावैद्युतांक का गुणा कर देंगे। क्लियर? माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर K टाइम्स निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, कभी कभी परावैद्युतांक की परिभाषा पूछता है, परावैद्युतांक K बराबर, तो K बराबर किसके हो जाएगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से परिभाषा दे दोगे, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे यहाँ बार बार परावैद्युत शब्द आ रहा है, परावैद्युत होते क्या है? परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन नहीं होता है, जैसे लकड़ी, अभ्रक, मोम,
ये सब कैसे पदार्थ होंगे? परावैद्युत पदार्थ होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, धातु के लिए K बराबर कितना होगा? अनंत होगा। धातु का परावैद्युतांक कितना होगा? अनंत होता है। ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, किसी भी पदार्थ के लिए हमेशा परावैद्युतांक की वैल्यू 1 से अधिक होगी, किसी भी पदार्थ के लिए। वायु का अगर हम देखें तो वायु का जो परावैद्युतांक होता है 1.0003 होता है, ये वायु का परावैद्युतांक होता है। तो किसी भी पदार्थ के लिए परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होगा। निर्वात का केवल 1 होता है, 1 से कम किसी का नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कूलाम का नियम समझ में आ गया? ठीक। एक बार पुनः कूलाम का नियम सुने। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो आप एक नंबर में इसको आराम से लिख दोगे, कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में समानता और असमानता। देखिए यहां पे सूत्र सबके याद रखने हैं तुम्हें। प्रश्न आया तुम्हारे पास, क्वेश्चन कूलाम के नियम व गुरुत्वाकर्षण के नियम में समानता व असमानता लिखिए। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, दो बिंदु आवेश ले लिए, जो बिंदु ले लिए जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, जिन पर आवेश क्रमशः q1 व q2 हैं, निर्वात में कितनी दूरी पर? r दूरी पर रखे हैं। तो कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो कूलाम का नियम क्या कहता है वैद्युत बल के लिए? F इलेक्ट्रिकल बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से Fg बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर। अब देखो सूत्र ही बता रहे हैं समानता को, समानता सूत्र बता रहे हैं। समानता क्या बता रहा सूत्र? दोनों बल किसका नाम पालन कर रहे हैं? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं। चाहे Fg हो चाहे Fe हो, Fe समानुपाती 1 बटे R स्क्वायर व Fg भी समानुपाती 1 बटे R स्क्वायर। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ये समानता है। अगर हम असमानता की बात करें, असमानता, तो असमानता नंबर 1, विद्युत बल कैसा बल होता है? आकर्षण विद्युत बल के लिए Fe के लिए, यहाँ पे Fe लिखेंगे। Fe कैसा होता है? आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। वैद्युत बल अगर दोनों सजातीय आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में आकर्षण। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल Fg केवल आकर्षण होता है, ये केवल आकर्षण होता है। दूसरा अंतर क्या लिख दोगे? Fe माध्यम पर निर्भर करता है,
माध्यम पर निर्भर करता है कि नहीं? माध्यम बदलता जाएगा, परावैद्युतांक बदलता जाएगा, वैद्युत बल बदलता चला जाएगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या है? ये निर्भर नहीं करता है। माध्यम किसी भी माध्यम में रखोगे, किसी भी माध्यम में रख दोगे, गुरुत्वाकर्षण बल जितना यहाँ लगेगा उतना जल के भीतर लगेगा, उतना कहीं पर भी लगेगा। दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जबकि दो कणों के बीच लगने वाले, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल वो माध्यम पर निर्भर करता है। दोनों में समानता क्या है? दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्लियर हो गया? कूलाम का नियम एकदम फिट हो गया एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आज, अगर अभी हमने क्या पढ़ा? केवल दो बिंदु आवेश थे। अगर दो बिंदु आवेशों से ज्यादा बिंदु आवेश होते तब किसी वस्तु पर लगने वाले बल या किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की बात करते। ठीक है, तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि कई बिंदु आवेश माध्यम में स्थित होते, जैसे हम कोई माध्यम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे XY प्लेन ले लिया, XY प्लेन ले लिया। अब हमारा एक आवेश यहाँ मूल बिंदु O पे रखा हुआ है Q, और ये बिंदु आवेश यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, बहुत सारे होंगे। तो कहता बिंदु आवेश Q पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो कूलाम का नियम कहता है इस आवेश की Q1 की Q से दूरी कितनी है? हमने R1 ले ली, इसकी R2 ले ली, इसकी R3 ले ली। ठीक है, तो अगर यहां पर हम बात करें तो Q पर लगने वाले बल की, तो यहां पर देखिए ये वाला आवेश, यहां पर एक चीज और आपको जानना है कि वैद्युत बल कैसा होता है। ठीक है, वैद्युत बल आपका संरक्षी बल है, इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल है, नंबर 1 जान लीजिए। और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर क्या तीसरे आवेश का कोई प्रभाव पड़ेगा? तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कूलाम का नियम कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। तीसरे आवेश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी बिंदु आवेश पर नेट बल कितना होगा, तो ये वाला आवेश अपना बल लगाएगा, ये वाला आवेश अपना बल लगाएगा, ये वाला आवेश अपना बल लगाएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? यदि दो से अधिक बिंदु आवेश माध्यम में स्थित हो तो किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला नेट बल, बल कैसी राशि? सदिश राशि। नेट बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो से अधिक बिंदु आवेश स्थित हो तो किसी आवेश पर लगने वाला नेट बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले, जैसे ये वाला कौन सा बल लगाएगा? F1 लगाएगा, ये वाला F2 लगाएगा, ये वाला F3 लगाएगा, एंड सो ऑन। तो किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक, बाकी का अगले सेक्शन में हम लोग लेंगे, अगले वीडियो में। धन्यवाद।